नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात कर रहे हैं। सोचिए, एक समय जब भारत में स्त्रियों की शिक्षा, खासकर प्रौढ़ स्त्रियों की, बहुत कम थी, शायद 8 या 10% ही। उस माहौल में वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी ने न सिर्फ प्रौढ़ नारी शिक्षा की बात की, बल्कि उसका पूरा एक खाका तैयार किया। उनकी किताब है प्रौढ़ महिला शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किया जाए। आज हम इसी के कुछ अंशों पर गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वंदनीय माताजी के लिए ये मुद्दा इतना जरूरी क्यों था और वो इसे जमीनी स्तर पर कैसे देखती थी। तो शुरुआत करते हैं उनके एक मुख्य विचार से। उन्होंने कहा कि जो महिला जागरण शाखाएं हैं, हाँ, जो उस समय के महिला समूह थे एक तरह से, जी, उन्हें सिर्फ सत्संग या प्रचार तक ही नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल। वंदनीय माताजी का मानना था कि ये सब तो ठीक है, पर इसके बाद कुछ ठोस, कुछ स्थायी काम होना चाहिए। जैसे प्रौढ़ महिला विद्यालय खोलना। मतलब एक कदम आगे। हाँ, और यहीं पर उनकी एक बहुत अहम, बल्कि कहूँ तो क्रांतिकारी बात सामने आती है, शिक्षा के मकसद को लेकर। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उनका मानना था कि शिक्षा का असली उद्देश्य जो है वो नौकरी पाना नहीं है। ये तो उस समय की सोच से बिल्कुल अलग बात रही होगी। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आम धारणा तो यही थी कि स्त्रियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, नौकरी तो करनी नहीं। लेकिन वंदनीय माताजी ने कहा कि शिक्षा का लक्ष्य है मानसिक विकास, सोच का दायरा बढ़ाना। ये शारीरिक क्षमता से कहीं ज्यादा जरूरी है। वाह, ये तो सच में बहुत गहरी सोच है। मानसिक विकास पर जोर देना। शायद इसीलिए वो भारत में स्त्रियों की कम शिक्षा पर इतनी चिंतित थी, वो जो 8-10% वाला आंकड़ा है। जी, उन्होंने कहा कि अगर हमें नारी का पुनरुत्थान करना है तो सिर्फ बच्चों को पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। जो आज की प्रौढ़ स्त्री है, जो अशिक्षित रह गई है, उसे शिक्षित करना पहली जरूरत है। हम उस पीढ़ी को छोड़ नहीं सकते। सही बात है, क्योंकि बदलाव तो उन्हीं से शुरू होगा जो आज समाज का हिस्सा है। बिल्कुल। उन्होंने साफ कहा कि आज की अशिक्षित प्रौढ़ नारी को आज ही शिक्षित बनाना होगा। दुनिया तेजी से बदल रही है। नारी उत्थान और शिक्षा ये दोनों अविच्छिन्न है, मतलब जुड़े हुए हैं। और एक और दिलचस्प बात, वो मानती थी कि ये काम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, ये उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा। उनका तर्क था कि जब सरकार के लिए स्कूली लड़कियों की शिक्षा का, जो उस समय शायद 5% ही थी, उनका भार उठाना मुश्किल हो रहा है, तो इतनी बड़ी संख्या में प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा का काम कैसे होगा? हाँ, तो ये काम जन स्तर पर होना चाहिए, लोगों को खुद करना होगा, महिला जागरण शाखाओं के जरिए, एक रचनात्मक कार्यक्रम के तौर पर। ये तो बहुत व्यवहारिक सोच है। तो क्या उन्होंने कुछ तरीके भी सुझाए कि ये कैसे किया जाए, मतलब जमीनी स्तर पर? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही व्यवहारिक सुझाव दिए उन्होंने। जैसे समय, उन्होंने कहा दोपहर 2 से 5 बजे का समय ठीक रहेगा। अच्छा, क्योंकि तब शायद स्त्रियों को घर के काम से थोड़ी फुर्सत मिल जाती होगी। जी बिल्कुल। फिर जगह की बात की, कोई भी सुलभ जगह हो, साफ सुथरी हो, शांत हो, किसी सदस्य का घर भी हो सकता है, अगर कोई कमरा खाली रहता हो दिन में, या जरूरत पड़े तो किराए पर भी ले सकते हैं। हाँ, और पढ़ाने वाली अध्यापिकाएं, उनके लिए कहा कि कम से कम 8वीं पास हों, व्यवहार कुशल हों, और सबसे जरूरी, उनमें सेवा का भाव हो। सेवा भाव, क्योंकि शायद शुरू में वेतन देना संभव न हो। हाँ बिल्कुल, इसलिए परिवार का सहयोग भी बहुत जरूरी होगा अध्यापिकाओं के लिए। ये सब तो ठीक है, पर मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम तो पढ़ने वाली स्त्रियों को जुटाना रहा होगा, है ना? उस समय तो शिक्षा के प्रति वैसी सोच भी नहीं थी। हाँ, सही कहा आपने। वंदनीय माताजी ने भी माना कि ये सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। लोगों की वो सोच कि पढ़ लिख के क्या होगा, या एक तरह की उदासीनता, और सामाजिक बंधन भी तो थे। बिल्कुल। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि घर घर जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बार बार कोशिश करनी पड़ेगी, हार नहीं माननी है। और एक सुझाव शायद ये भी था कि जो महिला जागरण शाखा की सदस्य हैं, वो पहले खुद पहल करें। हाँ, ये बहुत जरूरी था कि पहले सदस्य अपने घर की स्त्रियों को भेजें। जब लोग देखेंगे कि हाँ, ये लोग खुद अपने घर की महिलाओं को भेज रहे हैं, तो दूसरों को भी हिम्मत मिलेगी। अच्छा, तो मान लीजिए स्कूल शुरू हो गया, पढ़ने वाले भी आ गए, तो पढ़ाया क्या जाए, पाठ्यक्रम क्या हो? देखिए, जो बिल्कुल निरक्षर हैं, उनके लिए तो सामान्य स्कूली क्रम से ही साक्षरता, अक्षर ज्ञान, पढ़ना लिखना सिखाना। उन्होंने गीता प्रेस की बाल पोथियों का जिक्र किया कि वो उपयोगी हो सकती हैं। ठीक है। और जो थोड़ा पढ़ना लिखना जानती हैं या साक्षर होने के बाद, 5वीं कक्षा के स्तर तक पहुंचने के बाद, उनका जोर था जीवनोपयोगी ज्ञान पर,
मतलब वो ज्ञान जो असल जिंदगी में काम आए। जैसे व्यक्ति, परिवार, समाज की जो समस्याएं हैं उनको समझना, उनके हल कैसे खोजें, इस पर विचार करना। साथ में साहित्य और व्याकरण का भी जरूरी ज्ञान हो। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान। बिल्कुल। और वंदनीय माताजी ने ये भी कहा था कि शांतिकुंज ऐसी पुस्तकें तैयार करने की योजना बना रहा है। तो लक्ष्य क्या था? किस स्तर तक की योग्यता? लक्ष्य था 8वीं कक्षा के स्तर की योग्यता हासिल करना, और ये शायद 1 साल में पूरा हो सकता था। और ये सिर्फ निरक्षर स्त्रियों के लिए ही नहीं था। नहीं, जो साक्षर स्त्रियां थीं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर स्कूली शिक्षा में व्यवहारिक जीवन की बातें छूट जाती हैं। तो ये पाठ्यक्रम उन कमियों को भी पूरा करता। अच्छा, और क्या कुछ हुनर सिखाने की भी बात थी? हाँ, उन्होंने ये भी जोड़ा कि जहाँ संभव हो वहाँ कुछ शिल्प की कक्षाएं भी हों, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई वगैरह। और संगीत की शिक्षा भी शांतिकुंज पाठ्यक्रम के अनुसार। और परीक्षा, प्रमाण पत्र, उसकी भी कोई व्यवस्था? जी, उसकी व्यवस्था महिला जागरण अभियान हरिद्वार द्वारा करने की बात कही गई थी, ताकि एक मान्यता भी मिले। तो अगर हम सार देखें वंदनीय माताजी के विचारों का, तो प्रौढ़ नारी शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये व्यक्तित्व विकास है, जागरूकता है, सामाजिक उत्थान का एक बहुत जरूरी साधन है। और इसे सरकारी मदद का इंतजार किए बिना समुदाय को खुद मिलकर करना होगा। हाँ, सामुदायिक प्रयास से ही ये संभव है। और सोचने वाली बात ये है कि दशकों पहले दिए गए ये सुझाव कितने व्यवहारिक थे और आज भी कितने प्रासंगिक हैं, है ना? खासकर नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में। बिल्कुल। और शिक्षा के जरिए मानसिक विकास पर उनका जो जोर था वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम शिक्षा को किस नजरिए से देखते हैं। क्या सिर्फ नौकरी के लिए, या एक बेहतर इंसान और जागरूक नागरिक बनने के लिए? ये एक विचारणीय प्रश्न है।